Hello, my dear NEET aspirants. Welcome to Magnet Brains, IIT JEE and NEET channel. मैं आयुषी, आपकी नीट केमिस्ट्री फैकल्टी, आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और तगड़ा कॉन्सेप्ट स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के ऊपर. ठीक है, ये हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे. आज पहला पार्ट है और स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस ही वो हिस्सा है जिसमें अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो सारा कुछ आकर के अप्लाई हो जाता है और इस सेक्शन से ही हमें नीट में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं मेनली. ठीक है, अब ऐसा होता है, देखो पूरे चैप्टर में से कुछ सेक्शंस जो होते हैं ना वो वीआईपी सेक्शंस होते हैं. अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो इसमें हमारा मूल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जितने हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट में आएंगी. ठीक है, तो इनके वीडियोस आप नहीं स्किप करेंगे और जहां आपको बोला जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, वीआईपी सेक्शन है, उसको अच्छे से अटेंड करना है और उसके क्वेश्चंस लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा. ठीक है, चलो अब इसी के साथ स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर आज का. और उससे पहले हम थोड़ा सा नीट मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं जो आपके लिए डिजाइन किया है. सबसे पहली चीज क्या है भाई, आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिल जाते हैं चैप्टर वाइज. ठीक है, मतलब जो भी चैप्टर हमने कवर किया है, जो भी कर रहे हैं उसके टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं. उसके बाद आपको उसी लेक्चर की या 2-3 लेक्चर्स की एक साथ डेली प्रैक्टिस शीट मिलती है जिसमें प्रॉब्लम्स होती हैं आपके सॉल्व करने के लिए. ओके, इसके बाद आता है आपका डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियो, है ना. जस्ट नेक्स्ट डे एक दिन आपको डीबीपी मिल जाएगी और फिर उसके अगले दिन आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं. और सॉल्यूशन वीडियोस आप तभी रेफर करेंगे जब पहले आपने क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लिए हैं. ठीक है, उसके बाद ही आपकी प्रेपरेशन कंप्लीट होगी. अच्छा, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेक्चर तो देख लेते हैं लेकिन वो उसके क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं. तो भाई नीट एग्जाम में जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं उसमें हमें क्वेश्चन ही तो अटेम्प्ट करना है, रीडिंग प्रैक्टिस थोड़ी करनी है या थ्योरी की प्रैक्टिस थोड़ी करनी है. हमें मेनली क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि मेन एग्जाम डे पर हमें वही मिलने वाले हैं, हमारे सामने ऐसे परोस कर दिए जाने वाले हैं, है ना. तो वो चीज हम ध्यान रखेंगे कि किसी भी कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्वेश्चन वो जरूर लगाएं, न्यूमेरिकल टाइप है या थ्योरेटिकल है, जो भी है ना, ये चीज मिस नहीं करेंगे. बाकी इसके बाद होता है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज. एक बार चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके एमसीक्यूज या फिर जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाए जाते हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं. ठीक है, चलो अब पीवाईक्यू वीडियोस की सीरीज हर चैप्टर में होगी और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रीजन, क्योंकि किसी भी चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पुराने सालों में वो हम यहाँ पर देख पाते हैं. ठीक है, तो इससे हमारी ये एनालिसिस हो जाती है कि भाई हाँ इस सेक्शन से ये क्वेश्चन आए हैं और ये पैटर्न हमें एक रिपीट होता हुआ दिख रहा है, तो भाई इसी को पकड़कर प्रिपरेशन कर लो. और एक चीज बताऊं मैं आपको, जो हमारे नोट्स हैं उनमें भी हम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो रिजल्ट्स निकलते हैं या कौन सा फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्या फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, इन सारी चीज़ों को हम अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे ना, तो ये हो जाएगी गाइस क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस. ठीक है, तो ध्यान देंगे इस बात पर. आपको पीवाईक्यू वीडियोस बिल्कुल स्किप नहीं करना है और यहाँ से नहीं तो एटलीस्ट अपने एंड से तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए या हर उस स्टूडेंट के लिए जो नीट की प्रेपरेशन कर रहा है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहा है. ठीक है, चलो अगली चीज हो गई डाउट सॉल्विंग सेशंस जो आपके लिए रखे जाते हैं टाइमली, ताकि हमारा इंटरेक्शन हो पाए और आप अपनी समस्याएं हम तक पहुंचा पाए. ठीक है, फिर वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, किस तरह का पेपर होता है, कितने सेक्शंस होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, हर सेक्शन कितने मार्क्स का होता है या फिर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इस तरह की सारी बातें आपको बता दी जाती हैं. कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है एग्जाम से रिलेटेड कि अब एग्जाम होने वाला है, या भाई चलो डेट रिवाइज हो गई है, या भाई एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, इस तरह की सारी बातें आप तक पहुंचा दी जाती हैं. ठीक है, ऑल दैट वी वांट फ्रॉम यू इज कि आप वीडियोस रेगुलरली देखें, सिंसियर रहें अपनी प्रेपरेशन के साथ, बाकी सारी प्रॉब्लम्स हम पर छोड़ दो. ठीक है, चलो फिर चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन्स आते हैं आपके नीट कोर्स मॉड्यूल में. इस तरह से आपका पूरा मॉड्यूल तीनों सब्जेक्ट्स के लिए डिजाइन किया है.
ताकि आपकी प्रेपरेशन बेहतर हो पाए, दिन पे दिन बेहतर हो पाए। ठीक है, चलो अब ज्यादा समय ना स्पेंड करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और आज का टॉपिक है स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छा ये वर्ड क्या है भाई, इतना खतरनाक सा वर्ड, हम तो अभी 10th से 11th में आए थे, क्या दिखा दिया ये, इतना खतरनाक सा इतना लंबा सा वर्ड। कुछ नहीं है, इसका मीनिंग इतना सिंपल है कि तुम लोग बोलोगे अरे ये तो हमें पहले से पता था। ठीक है, तो चलो आओ जानते हैं। स्टोइशियोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशंस ऑफ मासेस या समटाइम्स वॉल्यूम्स। अब होता है ना कि हमारा एक इक्वेशन है, उसमें इतना मास किसी एक ए सब्सटेंस का रिएक्ट कर रहा है बी सब्सटेंस के फिक्स्ड मास के साथ, है ना। तो ये जो दो चीजें रिएक्ट करती हैं, रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट करते हैं, उनके कुछ तो मासेस रहते होंगे ना, तो वो कितना कितना लग रहा है, कितना रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट बना रहा है, ये सारी बातें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, तो क्या है, स्टोइशियोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस एंड समटाइम्स वॉल्यूम्स आल्सो। ठीक है, तो ये हम 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे, नहीं 4 कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक होगा हमारा मोल मोल रिलेशनशिप, एक होगा हमारा मास मास रिलेशनशिप, एक होगा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और एक होगा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, थम्स अप, सभी को मजा आने वाला है और टॉपिक इजी है, समझते हैं। चलो फिर ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन ऑफ मासेस किन के हैं, ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनके कितने कितने मासेस इन्वॉल्व हैं, ये सारी बातें हम स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन से सीखते हैं। ठीक है, चलो बिफोर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड, अब ये समझने से पहले कि कितने कितने रिएक्टेंट्स लग रहे हैं या फिर कितने कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं एक केमिकल रिएक्शन में, हमें क्या स्टडी करना है उससे पहले कि एक जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। एक अब ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना, मैंने सिंपली केमिकल इक्वेशन नहीं बोला, मैंने बोला है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है और आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो अगर आपका रिएक्शन बैलेंस्ड है गाइस, तो बिल्कुल आप करेक्ट आंसर की तरफ पहुंच पाएंगे। और मैं स्ट्रेस करके दोबारा बोलूंगी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, हमें पता है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की क्या अहमियत है, क्योंकि हम पढ़कर आ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और सिमिलरली जब हमें मासेस कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्ट अमाउंट में कितनी कितनी स्पीशीज के क्या क्या मासेस इन्वॉल्व हैं, तो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ डील करना होगा। तो इसको बिल्कुल ऐसे बांध कर रखो इस बात को कि अगर कोई भी स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने जा रहे हो तो उस क्वेश्चन में जो भी आपका रिएक्शन इन्वॉल्व है वो बैलेंस्ड है या नहीं, और नहीं है तो उसको बैलेंस करना है। ठीक है, उसके बाद ही क्वेश्चन के साथ प्रोसीड करोगे, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, आप इतनी सारी चीजें यहां तक पढ़कर आ रहे हो और फिर जरा सी मिस्टेक की वजह से चीज खराब हो जाए तो वो भाई सही बात नहीं है, पूरी मेहनत खराब करने का जस्टिफिकेशन हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला मैंने आपको, ऑलवेज डील इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, लिख दे रही हूं मैं यहां पर, ऑलवेज डील इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन while doing stoichiometric calculation। सही बात है, चलो आगे बढ़ेंगे अब। अच्छा ठीक है, इतना देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आता है, ये हमारे सामने केमिकल इक्वेशन है। अभी हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है हम एक एक करके जानते हैं। देखो इक्वेशन क्या है हमारा, मीथेन का कंबशन हो रहा है और CO2 और H2O मिल रहा है। ध्यान रखेंगे जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो हमें क्या मिलता है, CO2 और H2O एज बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, अब तो लर्न हो जाना चाहिए। कंबशन रिएक्शन किसी भी हाइड्रोकार्बन का हमें देता है CO2 प्लस H2O। ठीक है, एज यू कैन सी। अच्छा अब चेक करते हैं कि ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। उससे पहले क्या चेक करना है कि बैलेंस्ड है या नहीं, तो जरा देख लेते हैं।
कार्बन वी हैव 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 टाइम्स 4, ठीक है, 2 2s are 4, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 2 4, ऑक्सीजन है 2 2 4, और यहां पर कितने हैं भाई? 2 और 2। अच्छा, एक चीज, अब स्टूडेंट्स समझते हैं कि बैलेंस नहीं होता इक्वेशन, या हम कैसे गिनती करें किसी भी स्पीशीज की। तो एक चीज समझ लो यार, इसी इक्वेशन से समझो मैंने ऑक्सीजन कैसे गिना है। यहां पर मैंने ऑक्सीजन कैसे गिना है? ये 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। यहां पर कितने एटम्स हैं भाई? ये ना, ये जो 2 है ये पूरी स्पीशीज के लिए, आगे जितनी भी स्पीशीज है ना इन सबके लिए है। हाइड्रोजन 4 गिने जाएंगे और ऑक्सीजन कितने गिने जाएंगे भाई? 2 गिने जाएंगे। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने? एक बार क्लियरली देखेंगे। अगर इस तरह का लिखा है 2H2, इससे हमें क्या इन्फ्रेंस मिलता है कि भाई हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन मैं येलो में लिख रही हूं, 2 2s are 4, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हैं? ये बेसिक बातें हैं जो हमने क्लियर नहीं करी होती हैं अपनी छोटी क्लासेस में, तो अब जाकर दिक्कत आती है, बट नहीं आएगी दिक्कत, आज हर लेवल पर आपको तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे गिनेंगे? इस तरह से। ऑक्सीजन कैसे गिनेंगे? अब ये 2 तो मैम हाइड्रोजन के आगे है, ऑक्सीजन के लिए क्यों लिया भाई? ये 2 पूरे मॉलिक्यूल के लिए है, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। इस तरह से हम हमेशा जो भी गिनती है स्पीशीज की वो करते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, अब लेट अस कंसीडर द कंबशन ऑफ मीथेन। ये हमारे सामने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जैसा कि हमने जस्टिफाई किया। यहाँ पर मीथेन और डाइऑक्सीजन क्या कहलाते हैं? इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं और इनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। इजी। चलिए आगे बात करेंगे, ठीक है। कोएफिशिएंट जो था, अब यहाँ पर देखो, ये जो नंबर्स है इनको क्या बोला जा रहा है? कोएफिशिएंट। ये नंबर्स जो है, मैं ये इक्वेशन आपके लिए फिर से लिख देती हूँ। CO2 प्लस, एक सेकेंड, CH4 प्लस O2 gives us CO2 प्लस H2, और हमारे बैलेंसिंग टर्म्स क्या हैं भाई? 2O2 है ना, और यहाँ पर है 2H2, यही है ना बैलेंसिंग टर्म। चलिए, तो ये जो है द कोएफिशिएंट 2 फॉर ऑक्सीजन ये, एंड 2 फॉर H2 ये, मतलब ये जो नंबर है इसको क्या बोला है? इसको क्या बोला है भाई? इसको बोला है कोएफिशिएंट। ये सारी बातें आपको लिखनी नहीं है, ये सारी बातें आपको जाननी है। ऐसा होता है ना कि एक फॉर्मूला दे दिया है भाई, PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। तो ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई ये क्या है? नहीं। इसीलिए आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा कि क्या कोएफिशिएंट है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स हैं। चलिए, अच्छा देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो 2 है ये कोएफिशिएंट है। दीज आर कॉल्ड एज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, या सिंपली आप क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बैलेंसिंग टर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। इजी इक्वेशन लेकर समझते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस H2O। बैलेंस करेंगे जरा, ये 2 है तो ये 2, ये 2। अब ये जो 2 2 है भाई, क्या है? ये बैलेंसिंग टर्म है ना जो हमने यूज किया, बैलेंसिंग नंबर है जो हमने यूज किया इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो इनको क्या बोला है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या फिर बैलेंसिंग टर्म, बैलेंसिंग नंबर, जो इजी लगे वो बोल लो, ठीक है। बस समझ में आना चाहिए, मतलब हम आइल्स क्रैक करने नहीं जा रहे हैं ना, तो सिंपली पता होना चाहिए कि क्या है। चलिए आगे देखते हैं। They represent the number of molecules taking part in the reaction or formed in the reaction, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि कुछ नहीं है, मतलब एक मॉलिक्यूल CH4, 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन O2 एक मॉलिक्यूल, 2 लिखा है मतलब 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और दे रहा है भाई एक मॉलिक्यूल CO2 और 2 मॉलिक्यूल वाटर, ठीक है। तो क्या बोला है यहाँ पर? They represent the number of molecules या फिर moles, मतलब
1 मोल CH4 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, दे रहा है 1 मोल CO2 और 2 मोल वाटर। क्लियर है? तो ना ही सिर्फ मॉलिक्यूल्स, ना केवल सिर्फ मॉलिक्यूल, ये और क्या रिप्रेजेंट करता है डाटा कि कितने मोल्स किसी भी मॉलिक्यूल के इन्वॉल्व हैं या किसी भी स्पीशीज के कितने मोल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, क्लियर है? एक एक चीज समझ में आ रही है? चलो, ओके, फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। चलिए आगे देखेंगे। अब जो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन था वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता था जानते हैं। इक्वेशन क्या था? CH4 plus 2O2 gives us CO2 plus H2। यहां पर देखो 1 मोल CH4 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ टू गिव 1 मोल CO2 एंड 2 मोल वाटर, है ना? यही है। तो ये स्टेटमेंट तो वेरीफाइड है, ये चेक कर लिया। इसके बाद ये वाला भी वेरीफाइड है, ये भी हमने चेक कर लिया था। 1 मॉलिक्यूल CH4 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। है वेरीफाइड या नहीं? सही बात है। चलिए, तो ये दो डाटा पता चलते हैं हमें बैलेंस्ड इक्वेशन के साथ, ये हमने जस्टिफाई कर लिया। आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन देता है भाई ये बैलेंस्ड इक्वेशन। CO2 प्लस, एक सेकेंड, मैंने पहले CO2 लिखा था क्या? नहीं, CH4। ठीक है, CH4 plus 2O2 gives us CO2 plus 2H2O। भाई ये 2H2O है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो 22.7 लीटर्स। चलिए, अच्छा, कुछ कुछ बुक्स में आप 22.7 लीटर्स देखेंगे, कुछ कुछ बुक्स में आप 22.4 लीटर्स देखेंगे। तो चाहे 22.4 ले लो या 22.7 ले लो, इट इज ओके बोथ वेज। अब कोई भी इस चीज के लिए परेशान नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में ये नहीं पूछेगा मैम 22.4 सही होता है या 22.7, आप दोनों ले सकते हो। ठीक है, मैंने ये चीज यहीं क्लियर कर दी है। चलिए, अब क्योंकि हमने 22.4 लीटर्स अभी तक पढ़ा है तो उसी को लेकर चलते हैं आगे। 22.4 लीटर्स ऑफ CH4, यहाँ पर 1 मोल है ना, 1 मोल बता रहा था ना, तो 1 मोल 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एनी गैस एट STP? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 1 मोल of any gas is equal to how many liters of that gas at STP? मोल और वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो अटेंड कर रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स ऑफ इट एट STP। ठीक है, अगर आपने ये चीज बता दी मतलब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप ये वाली स्टेटमेंट मेरे बिना समझाए ही समझ जाओगे। ठीक है, चलो, तो देखो यहाँ पर 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये अगेन 1 मोल है, ये 2 मोल है। ये यहाँ तक का डाटा हमें किसने दिया? बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं दिया है ना भाई, यहाँ तक का डाटा तो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं दिया है। ठीक है, आगे क्या बोला है? 22.4 लीटर्स ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 45.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। अब 1 मोल में कितने होते हैं? 22.4 लीटर्स ही तो होते हैं, है ना? एंड 2 मोल्स में फिर कितने हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे 2 मोल्स में कितने हो जाएंगे? 1 मोल में 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस होता है, तो 2 मोल्स में कितने होते हैं? इनटू 2। ऐसे ही करते थे ना, मोल और वॉल्यूम रिलेशनशिप। 1 मोल 22.4 लीटर्स, ठीक है, और 2 मोल्स x, तो x कितना आ जाएगा? अब तो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, डायरेक्ट करो भाई। 22.4 इंटू 2 तो हमें क्या मिलेगा? 2 4 8, 44.8 लीटर्स। या फिर अगर आप 22.7 ले रहे हो तो आपको 45.4 लीटर्स मिलेगा, नो डाउट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 22.4 लीटर्स इंटू 2, यहाँ पर अगेन 22.4 लीटर्स और यहाँ पर 22.4 इंटू 2, या अगर आप 22.7 ले रहे हो तो 22.7 इंटू 2, बिल्कुल सही है, दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मैच करेंगे जरा। 22.4 लीटर्स ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद देयर, यहां पर आ जाओ, 44.8 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 22.4 लीटर्स ऑफ CO2 एंड 44.8 लीटर्स ऑफ H2। वेरीफाइड है, ठीक है, करेक्ट है। चलिए, तो एक तीसरी इंफॉर्मेशन ये मिल गई। क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली है हमें अभी तक? मॉलिक्यूल्स और मोल्स
और अब वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन देता है भाई ये बैलेंस्ड इक्वेशन। 16 ग्राम CH4 रिएक्ट्स विद 2 into 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल, अब इनके मासेस की बात कर ली हमने, अब हमने इनके मासेस की बात कर ली भाई। आप CH4 का मास निकालोगे 12 + 4 16 ग्राम। 16 ग्राम रिएक्ट्स विद 2 into 32 ग्राम्स। क्यों 32? क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास 32 और ये जो कोएफिशिएंट है ये भी तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, गिव्स 44 ग्राम्स ऑफ CO2 एंड 2 into 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये 2 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? क्योंकि 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, बैलेंसिंग टर्म है, जिसे मल्टीप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है इतना? परफेक्ट। चलो, तो एक इंफॉर्मेशन हमें मासेस की मिल गई। 16 grams of CH4 reacts with 2 into 32 grams of oxygen to give 44 grams of CO2 and 2 into 18 grams of H2। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे देखेंगे। तो अब इतनी जो सारी बातें पढ़ी हैं इसमें से हमें क्या समझ आया है, ये वाली रिलेशनशिप कि मास मोल से हम रिलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये CH4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो यही इक्वल टू 1 मोल है ना, यही तो इक्वल टू 1 मोल है। समझ पाए आप क्यों हमने वो 1 मोल लिख दिया था डायरेक्टली? इसी वजह से लिखा था क्योंकि CH4 का जो भी मास आता है वो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही तो इक्वल टू मोल होता है, 1 मोल। यही पढ़ी है ना स्ट्रिप हमने, वो जो पट्टी पढ़ी थी यही तो पढ़ी थी कि 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। तो यही है यहाँ पर मास एज एन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये इक्वल टू मोल है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। या फिर अगर पूरा पूरा मॉलिक्यूल नहीं दिया है तो हम मोलर मास भी कह सकते हैं। और मोलर मास में क्या क्या चीजें आती है ये आपको पता है। मोलर मास में आता है हमारा GMM, GAM और GFM। ठीक है, चलो फिर यहाँ पर देखो ये मोल के साथ कैसे इंटरकन्वर्टेबल है। हमने देखा कि अगर किसी भी चीज का मोलर मास लिखा है वो इक्वल टू 1 मोल होगा। ठीक है, फिर ये 1 मोल इक्वल टू कितने होता है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस एनी स्पीशीज। और यही ये पूरी स्ट्रिप इक्वल टू क्या हो जाती है, 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट STP। तो हमने कितनी रिलेशनशिप पूरी समअप कर ली। अब देखो अभी तक हमने जितना फाउंडेशन बिल्ड किया था, क्या क्या पढ़ा था, मोल पढ़ा था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था या मोलर मास पढ़ा था, नंबर ऑफ जो भी स्पीशीज है हमारी, एवोगाड्रो नंबर ऑफ स्पीशीज और वॉल्यूम, इन सभी की रिलेशनशिप सेपरेटली पढ़ी थी और कितने सारे क्वेश्चंस किए थे, है ना। अब वो सारी चीजें एक साथ यहाँ पर आ गई हैं, यहाँ पर अप्लाई होने वाली हैं, इसीलिए आपको वो पढ़ाया था ताकि अब यहाँ पर आकर दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देता है। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि जब भी हम किसी भी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के साथ प्रोसीड करेंगे या कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे, हमेशा देखेंगे कि उसमें क्या है भाई, इक्वेशन जो यूज हुआ है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस मतलब मासेस या फिर वॉल्यूम्स इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्टोइचियोमेट्री। मीनिंग इसका मतलब क्या होता है, इट हैज कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड स्टोइचियोन मीनिंग एलिमेंट एंड मेट्रिन मीनिंग मेजर, मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे, जितने भी एटम्स हैं उनका मेजर। ठीक है, ये सारी बातें आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जस्ट टू टेल यू कि इसका मतलब क्या है, तो ये सारी बातें जरूरी हैं। चलिए, द की टू वे रिलेशनशिप इन केमिकल चेंज इज द मोल कॉन्सेप्ट। हम चीजों को किस तरह से वे करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के फॉर्म में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, चलिए, कोएफिशिएंट्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ फॉर्मूला इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रेशियो बाय मोल्स। अभी चेक किया था कि जो भी कोएफिशिएंट्स होते हैं, जैसे 2H2O लिखा था तो वो 2 मोल था। क्यों? क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास इंटू 2 हो जाएगा तो वो 2 मोल्स दे देगा हमको, है ना। तो कोएफिशिएंट्स जितने भी प्लेस थे, जो बैलेंसिंग टर्म्स प्लेस थे, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेशियो बाय मोल्स इन विच सब्सटेंसेस आर कंज्यूम्ड एंड प्रोड्यूस्ड। कंज्यूम मतलब रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। और किस मोल में प्रोड्यूस कर रहे हैं ये हमें क्या बता रहा है भाई, ये हमें किससे पता चल रहा है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन से पता चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। Since the mass of a mole of a substance is directly related to its formula या molecular weight या फिर gram atomic mass also, उसको क्यों छोड़े, उसको भी ले लेते हैं। A balanced chemical equation represents ratio by weight also। ठीक है, तो पहले तो हमने, आप ऐसे समझो, आप मोल से नहीं समझ पा रहे हो ना,
आप पता है स्टूडेंट्स एक चीज कर लेते हैं, वो मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं चीजें कि जो बैलेंसिंग टर्म लिखा है उतना ही इक्वल टू मोल होता है। पहले आप चेक कर लो कि जो उसका मॉलिक्यूल का मास है, मतलब जो भी मॉलिक्यूल है, अगर वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल ही निकल के आ रहा है तब हम उसको मोल कंसिडर कर ले। ठीक है, इन जनरल तो वही होता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रिलेशन है मोलर मास और मोल के बीच में। ठीक है, चलिए, it is important to note that a mole means gram ionic mass या gram atomic mass या molecular mass या gram formula mass। relate कर पा रहे हो? सारी चीजें ये हमने पढ़ी हैं। such that an Avogadro number may be इतना ions, atoms, molecules और just formula units। मतलब in short हमने सारी relationship एक ही साथ देख ली है। चलिए आगे देखते हैं। okay, generally we use gram as the weight until in our calculations, however in certain cases kilogram, pound और ton may be used, but इसका काम हमें नहीं आएगा। चलो, all of the relationships applicable to weights in grams apply equally well to the weight units also, except the Avogadro number of particles applies only to molecular weight in grams। ठीक है, क्यों? Avogadro number इन्होंने बोला है कि जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है ये इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर होता है। ऐसा क्यों? रीजन, क्योंकि अगर हमने ग्राम एटॉमिक मास लिया है ना, ये मॉलिक्यूल का ग्राम एटॉमिक मास ले रहे हैं, अगर हम किसी एक एटम को मेजर कर रहे हैं तो वो एटम्स कितने प्रेजेंट हैं उससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे Na2SO4 में कितने भाई सोडियम के एटम्स प्रेजेंट है, तो 2 into एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। क्यों? क्योंकि इट इज Na2। ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज व्हाट इज सेड। चलिए आगे देखेंगे। ओके, अब अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ 1 मोल ऑफ ईच गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। देयरफॉर ये पॉसिबल है कि हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर पाए। इन शॉर्ट पूरा वही रिलेशन जो हमें ध्यान में रखना है स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के दौरान। चलिए, अच्छा, अब इसकी स्टेप्स क्या रहेंगी ये हम समझेंगे। सबसे पहला क्या है कि भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ही हमें डील करना है। राइट डाउन बैलेंस्ड इक्वेशन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। फिर आता है अंडरलाइन दो सब्सटेंसेस whose weights volumes have been mentioned। क्यों? क्योंकि हमें जो डाटा कैलकुलेट करना है ना, उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या डाटा गिवन है। ठीक है, तो उसको पहले फिर हम अंडरलाइन कर ले कि भाई ये डाटा गिवन है। अभी करेंगे आप क्वेश्चंस तो आपको इजीली समझ आएगा। चलो, राइट द एटॉमिक वेट्स। फिर सबसे पहले नोन चीज लिख लो जो आपको पता है। पहली स्टेटमेंट हमेशा हमारी होती है जो हमें पहले से पता होती है, जो हमें वो इक्वेशन दिखा रहा होता है। फिर जो पूछा है वो हम x करके कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इतनी बातें हुई। उसके बाद फिर जो भी रिजल्ट है वो हम किससे कैलकुलेट करते हैं? यूनिटरी मेथड से। ओके, चलिए अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये है मोल मोल रिलेशनशिप। मतलब मोल किस तरह से मोल से रिलेटेड है, या फिर मास किस तरह से मास से रिलेटेड है ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा आप क्या देख पाएंगे, और जो रिलेशनशिप्स हमें पढ़नी है वो है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो सबसे पहली चीज अब हम स्टार्ट करेंगे मोल मोल रिलेशनशिप। देखो, अब इस रिलेशनशिप में मोल ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स इज टू बी कैलकुलेटेड। मतलब इन शॉर्ट जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसके हिसाब से क्या क्या मोल्स इन्वॉल्व होंगे ये हमें पता करना है। बहुत इजी है। ठीक है, चलो देखो, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय दिस मेथड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। जो हमें फॉलो करने हैं स्टेप वाइज देखते हैं, चेक करते हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द केमिकल चेंज। जो भी केमिकल इक्वेशन है, क्वेश्चन में जो भी बोला है कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो हमने लिख दिया भाई। ठीक है, लिख दिया, बैलेंस होना चाहिए। अगली चीज, राइट डाउन नंबर ऑफ मोल्स बिलो द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जितने जितने नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हैं भाई वो लिख लिए। चलिए आगे देखेंगे। Stoichiometric coefficient in the balanced chemical reaction represent the relative number of moles of different reactants and products। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई unbalanced chemical equation या imbalanced chemical equation ले लिया है, तो फिर हम क्या देखेंगे कि उसमें तो कोई स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा ही नहीं है तो सबके 1 मोल डाल देंगे, या फिर गलत बैलेंसिंग करी है तो गलत नंबर ऑफ मोल्स डाल देंगे। तो इसीलिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सही आंसर निकालने के लिए। ठीक है, चलो स्टेप 3 क्या है? यूजिंग यूनिटरी मेथड कैलकुलेट द अननोन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर यूनिटरी मेथड से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, यूनिटरी मेथड सबको पता है ना, इसमें इतना तो इसमें कितना, वही वाला है ना। चलो
अब इसे क्वेश्चन से समझते हैं। Calculate the moles of CO2 obtained when 0.274 mole of C2H5OH is burned in air. C2H5OH is burned in air, then we have to tell the moles that are obtained. Okay, तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? C2H5OH gives us CO2. चलो, तो इसका हमारा रिएक्शन होगा ऑक्सीजन में O2. दिस गिव्स अस व्हाट? CO2 प्लस H2. ठीक है, चलिए अब बैलेंस करते हैं। 2 2 2, देन वी हैव 5 6 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 3, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6 7, अच्छा 3 2 6 7 एंड 2 7, ठीक है, बैलेंस्ड है। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन में लिख लेते हैं। C2H5OH प्लस 3O2, C2H5OH प्लस 3O2, अभी ठीक है। अब मोल्स पहले हम लिख लें, सिंस ये हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है तो हमें मोल्स डायरेक्टली पता चल जाएंगे। इसका 1 मोल, इसके कितने भाई? 1 मोल, वी हैव 3 मोल्स हियर, यहाँ पर 2 मोल्स और यहाँ पर 3 मोल्स। ठीक है, चलो वी हैव टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड। इसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं when 0.274 मोल ऑफ C2H5OH इज बर्न्ड इन एयर। चलिए, तो हमें पता है फर्स्ट स्टेटमेंट हमेशा क्या होगी? जो हमें पता है, हमेशा बोला है मैंने आपसे। तो देखो यहाँ पर 1 मोल C2H5OH कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रही है? CO2 के 2 मोल्स। ठीक है, तो अगर 0.274 मोल्स C2H5OH के बर्न कर रहे हैं इन एयर मीन्स ऑक्सीजन, तो कितने मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस होंगे? ठीक है, X की वैल्यू फाइंड करेंगे। X विल गिव अस 2 into 0.274 अपॉन 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 2 4s are 8, 2 7s are 14, carry on 1, 2 2s are 4 5, 0.548 mole of CO2 will be formed. 0.548 moles of CO2 will be formed जब इतना मोल C2H5OH बर्न करता है एयर में। ठीक है, इजी। चलिए, तो इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ किस चीज की रिलेशनशिप देखी? मोल मोल, मोल एंड मोल। ठीक है, क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया? जितने भी मोल्स थे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लिख लिए, उसके बाद क्वेश्चन में जो डाटा था वो लिख लिया। सबसे पहली चीज हमने क्या करी? हमने लिखी नोन स्टेटमेंट जो हमें पता थी। उसके बाद क्या लिखी? जो क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, इस तरह से प्रोसीड करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अभी है मास रिलेशनशिप प्रॉब्लम ना। वेट, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ water vapor produced when 5 moles of hydrogen reacts with oxygen. और ये जो कैलकुलेट करना है हमें अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ये हमें इन मोल्स ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइंस विथ 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस वाटर।
ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब अलग अलग फॉर्मेट्स हो सकते हैं क्वेश्चन के। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली स्टेप, इक्वेशन लिख लो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस H2O। क्या ये बैलेंस्ड है? 2 2 2, ओके 2 एंड यहाँ पर क्या कर दिया 2। अब सिंस मोल मोल रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, अब जो नोन चीज़ है वो हमें पता है कि 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है और 2 मोल वाटर वेपर हमें मिलता है। क्वेश्चन में क्या बोला है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड व्हेन 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो अगर 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो भाई कितना वाटर वेपर प्रोड्यूस होगा? 5 moles will give how much? x moles water vapor. In short 5 moles will give 5 moles only. 2 अगर 2 दे रहा है तो 5 5 ही देगा। x is equal to 5 moles, easy। और अगर आपसे पूछा है कि 5 moles कितने moles ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आप कैसे निकाल लोगे? उसका अलग हो जाएगा। यहाँ से हमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमें पता है उससे क्या पता चल रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है भाई, 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो 5 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 5/2, दैट इज जस्ट आधा, 2.5 मोल्स ऑक्सीजन। इजी, ठीक है। तो ये होती है भाई मोल मोल रिलेशनशिप। चलिए, आई होप आपको क्लियर है, आगे समझेंगे चीजें। ओके, अब आता है प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन केमिकल इक्वेशन में बी क्लासिफाइड एज मास मास रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। सबसे पहली रिलेशनशिप हमने क्या देखी? मोल मोल रिलेशनशिप। अब क्या है? मास मास रिलेशनशिप। तो इसमें हम मोल्स की जगह किससे डील करेंगे? मास ऑफ द स्पीशीज से डील करेंगे। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर मास मास रिलेशनशिप में क्या है भाई? In this type of problems, mass of one of the reactants या products is to be calculated if that of the other reactant products are given. In short, जो भी इक्वेशन है उसमें हमें क्या क्या पता होगा? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का ग्राम मॉलिक्यूलर मास पता होगा। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट जो हमारी होगी वो जो गिवन ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस हैं उनकी होगी। सेकंड स्टेटमेंट क्वेश्चन में जो पूछा है वो होने वाली है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर we have a question, an impure sample of table salt which weighed 6.5 grams gave on treatment with excess of silver nitrate solution 14.35 grams of silver chloride. We have to calculate the percentage purity of table salt. ठीक है भाई, देखते हैं किस तरह से प्रोसीड करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहली चीज जो हम लिखेंगे वो है केमिकल इक्वेशन। तो किस किस के बीच में रिएक्शन है? टेबल सॉल्ट NaCl रिएक्ट कर रहा है AgNO3 के साथ। तो ये तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हमें पता है। दिस विल गिव अस AgCl प्रेसिपिटेट। AgCl का प्रेसिपिटेट किस कलर का मिलता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, है ना, बहुत पढ़ा है 9th 10th में। तो आप मुझे बताओ कि AgCl का प्रेसिपिटेट किस कलर का बनता है? NaCl एंड दिस विल गिव अस NaNO3। चेक करते हैं इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। Na1 Cl1 Cl1 Ag1 Ag1 N1 N1 O3 O3, ओके परफेक्ट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या पता करना है? इम्प्योर सैंपल ऑफ टेबल सॉल्ट विच वेड 6.5 ग्राम्स। इसका गिवन है मास 6.5 ग्राम्स। गेव ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन 14.35 ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये जो प्रोड्यूस हुआ है ये है 14.35 ग्राम्स। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट की परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करनी है, मतलब मासेस के साथ साथ एक हमने वो परसेंटेज प्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट भी कवर कर लिया। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं सभी का। NaCl का कितना होता है भाई? 58.5 ग्राम्स। AgNO3 का रिक्वायर्ड नहीं है, हम सिर्फ इन दो चीज़ों में डील करेंगे। ठीक है, क्योंकि एज NaCl का ही पूछा, AgNO3 की कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। 58.5 ग्राम्स। AgCl कितना भाई? Ag इज 10
8। सिल्वर का मास होता है 108, याद रखेंगे। Cl is 35.5, so we get 0.5, 3, 143, 8, 9, 10, 11, 12, 13, yeah, 143.5. ये हो गया इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो 58.5 ग्राम्स 143.5 ग्राम्स AgCl दे रहा है, तो 6.5 ग्राम्स एन इम्प्योर सैंपल। लेकिन ये जो सैंपल है ना भाई, ये इम्प्योर है, ये जो सैंपल है ये इम्प्योर है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ टेबल सॉल्ट। ओके, तो एक चीज हम किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, या तो हम ये निकाल लें कि इतना जो सॉल्ट है ये हमें कितना NaCl दे रहा है, तो उस तरह से एक बार चेक करते हैं। देखो 58.5 ग्राम्स NaCl इज गिविंग अस 143.5 ग्राम्स AgCl, तो 14.35 ग्राम्स 14.35 ग्राम्स कितना NaCl देगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, इट विल बी 58.5 इंटू 14.35 अपॉन 143.5, ठीक है। तो यहाँ से डेसिमल हटा, नीचे कितना आया, 1000 आया है, यहाँ से डेसिमल हटा, ऊपर 10 आया है, ठीक है। ये पूरा डाटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें एक गया एंड वील गेट 5.85 ग्राम्स, ठीक है। मतलब 5.85 ग्राम्स अगर हमें इतना सैंपल दे रहा है, तो आपको नहीं लगता कि जब इन्होंने बोला है इम्प्योर सैंपल ऑफ टेबल सॉल्ट वेज 6.5 ग्राम्स, तो इसमें जब इतना इम्प्योर है तो प्योर कितना है भाई, जब ये इम्प्योर है, इम्प्योर सैंपल, तो प्योर कितना निकला, ये चीज हम क्या बता पाएंगे, माइनस करेंगे 6.5 को 5.85 से, दिस इज द इम्प्योर सैंपल, ओके। वेट, सिक्स 0.65, इज दैट सो, चेक करो। फॉलो करेंगे यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। डन है यहाँ तक, ठीक है। 0.65 an impure sample of table salt which weighs 6.5 gram on treatment with excess of silver nitrate solution, 14.35 grams of silver chloride, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हमें निकालना है परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है। ये तो ठीक है, ये हमने निकाल लिया कि भाई कितना इम्प्योर था, 0.65 हमने निकाला कितना इम्प्योर था, एंड दिस मच वाज प्योर। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे, विल बी इक्वल टू 5.85 upon 6.5 into 100 like this,
सॉल्व करेंगे इसको। यू विल गेट इट एज 90 ग्राम्स। ठीक है, चलिए 6.5। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो, क्या किया, इतना हमारे पास ये जो था, ये भाई गिवन डाटा था जो हमें पता था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया कि सिंस ये इम्प्योर सैंपल है ना, तो 14.35 ने कुछ तो NaCl दिया होगा जो प्योर होगा, वो हमने निकाला 5.85 ग्राम्स, भाई प्योर है। तो इम्प्योर कितना था वो देख लिया, लेकिन परसेंटेज प्योरिटी निकालना है, परसेंटेज इम्प्योरिटी थोड़ी निकालना है, तो वो सब्ट्रैक्ट करने का कोई सेंस नहीं था, हमें परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। तो हमने देखा कि जो प्योर है सैंपल अपॉन टोटल वेट ऑफ द सैंपल इनटू 100 करके हमने परसेंटेज प्योरिटी निकाल ली, दैट इज 90 ग्राम्स या 90% भी आप बोल सकते हो। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ गिवन टेबल सॉल्ट इज 90 ग्राम्स या 90% इन शॉर्ट। वो परसेंट इज, जब हम बाय वेट निकालते हैं तो 90 ग्राम्स भी ले सकते हैं जब आपसे बाय वेट पूछा हो। चलिए, तो इट विल बी 90%। अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 75% ऑफ by weight of which is needed to decompose 0.5 mole of calcium carbonate। क्या बोला है, we have to determine the amount of sulfuric acid by weight of which is needed to decompose 0.5 mole of calcium carbonate। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। चलो इक्वेशन देखो, CaCO3 प्लस H2SO4 एसिड है ना, हाँ, दिस विल गिव अस CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2, ये हमारा इक्वेशन रहेगा। और देख लेते हैं बैलेंस्ड है या नहीं। कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 5 6 7 4 5 6 7, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन वी हैव 2 हियर, सल्फर 1 सल्फर 1। ठीक है, बैलेंस्ड है इक्वेशन। चलो, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड by weight of which is needed to decompose 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, यहाँ पर देखो अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बोला है, मतलब वेट, अमाउंट मतलब वेट। आप मोल में भी आंसर दे सकते हो, अब वो डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन या जो ऑप्शंस हैं वो कैसे हैं। तो चलो देखो, सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होता है, 100 ग्राम्स, H2SO4 का 98 ग्राम्स, है ना। तो अब हमें इस डाटा से मतलब नहीं है, हमें इस डाटा से मतलब है क्योंकि उन्होंने अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पूछा है और 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम बोला है ना। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम मोल्स में बात करते हैं तो क्या होता है भाई, सी 1 मोल CaCO3 एंड 1 मोल H2SO4। ठीक है, तो 0.5 मोल अगर गिवन है क्वेश्चन में, 0.5 मोल्स ऑफ CaCO3 कितना है, H2SO4 लेता है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट ऑफ विच इज नीडेड टू डिकम्पोज 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भाई 1 मोल ले रहा है तो 0.5 मोल लेगा, एंड 0.5 मोल ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.5 मोल ऑफ दिस इज इक्वल टू 100 ग्राम अपॉन 2, मतलब 50 ग्राम्स। तो यहाँ पर इसका वेट कितना आएगा, 98 ग्राम्स बाय 2 विल गिव अस 2 4 8 एंड 2 9 18, 49 ग्राम्स। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने बोला है यहाँ पर जैसे है 100 ग्राम्स CaCO3, 98 ग्राम्स H2SO4 ले रहा है, तो यहाँ पर 50 ग्राम्स CaCO3 बाई 49 ग्राम्स H2SO4 ले रहा है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 75% ऑफ बाय वेट ऑफ विच इज नीडेड टू डिकम्पोज इतना। अब 75% बाय वेट, इसका क्या मतलब है कि 100 ग्राम H2SO4 में 75 ग्राम्स प्योर H2SO4 प्रेजेंट है। ठीक है, ओके,
तो जब 50 ग्राम्स, हाँ 50 ग्राम्स इज टेकिंग 49 ग्राम्स, तो 75 ग्राम्स को कितना लगेगा? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 75% बाय वेट ऑफ विच। तो इसको अब हम कैसे देखेंगे कि वी नो दैट 75 grams of pure H2SO4 is present in 100 grams of the sample. तो 49 grams of H2SO4 is present in how much? क्या बोला मैंने? 100 ग्राम में, देखो 100 ग्राम में कितना है? 75 ग्राम प्योर है, ठीक है। तो 49 ग्राम कितने में प्योर होगा? ओके, तो x, इसको हम x ले सकते हैं, x फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 100 इंटू 49/75, ठीक है। तो 25 4 100, 25 3 75, ठीक है। ये हमें क्या मिलेगा? इसको जब हम सॉल्व करेंगे, लेट अस सॉल्व, 49 इंटू 4, 4 9s are 36, 3 4 4s are 16, 17 18 19, 196 divided by 3, 3 6 are 18, 3 5s are 15, 3s are 9, 65.3, ठीक है। तो 65.3 ग्राम्स ऑफ सैंपल में 49 ग्राम्स हमें प्योर मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब देखो हमने इसमें मोल में डील क्यों नहीं किया, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोला था और जैसे आपके ऑप्शंस गिवन होंगे वो फॉर श्योर मासेस में गिवन होंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो फिर इस तरह से हम देखते हैं क्या क्या कवर किया आज हमने। मोल मोल रिलेशनशिप देखा और क्या देखा? मास मास रिलेशनशिप देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। चलो अब आज के लेक्चर के लिए इतना ही। जैसे आपको पूरा कंटेंट एक्सेस करना है या जो भी कोर्स आपको देखना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे? magnetbrains.com गूगल पर टाइप करेंगे और आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या क्या कंटेंट एक्सेस कर सकते हो? आपकी बोर्ड्स के कोर्सेज हो, लाइक आपके बोर्ड्स के सब्जेक्ट्स जो भी हैं, तो उसकी प्रेपरेशन आप यहाँ से कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रेपरेशन, अब वो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, जो भी सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा सिंगल विंडो में। बी इट योर CBSE KG to 12th या फिर CBSE 7 to 12th, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, IIT JEE, नीट, CUET, NTSE, ओलंपियाड, जिस भी चीज़ की आपको प्रेपरेशन करनी है, आप डायरेक्टली magnetbrains.com पर जा करके अपना जो भी कंटेंट है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपको नीट का कंटेंट देखना है या नीट की प्रेपरेशन करनी है, तो नीट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये विंडो रहेगी एंड इसमें आपके जो भी कोर्सेज हैं वो हैं फाउंडेशन कोर्सेज, साथ ही साथ आपके नीट 2024 टारगेटेड कोर्सेज, ठीक है। तो आप जो भी चाहते हैं वो सब देख सकते हैं। मान लीजिए आपको केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है, तो केमिस्ट्री पर जाकर के वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे एंड आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा? टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, PDF एंड सोल्यूशन, चैप्टर वाइज MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी की सारी चीज़ें सिंगल विंडो में आपके लिए बहुत ही सीक्वेंशियली अरेंज्ड हैं। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर हैं हमारे साथ, तो आपको पता है कि यहाँ पर 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। अपने फ्रेंड्स को बताएंगे एंड बाकी रिलेटिव्स को बताएंगे, ताकि वो भी अपने कंफर्ट जोन पर बैठकर अपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सके। चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।